हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। ठीक है, आज हम इसका आगे का पढ़ेंगे। बोली। भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली और भाषा में अंतर। बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। भाषा का क्षेत्र। पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, लेकिन 4 बोलियां बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी को अब भाषा के रूप में मान लिया गया है। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त भाषाएं: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोंगरी, गुजराती, मैथिली, संथाली। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार विश्व भर में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती हैं। कुछ देशों की विशेष भाषाओं के बारे में जानिए। भारत में हिंदी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, अरब देशों में अरबी, स्पेन में स्पेनिश, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी। लिपि। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन्हें लिपि कहते हैं। यह भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। जैसे यदि हमें विद्यालय शब्द लिखना हो तो हम लिखेंगे हिंदी में विद्यालय, अंग्रेजी में स्कूल। विद्यालय शब्द को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरह से लिखा गया है। लिखने की इस विधि को ही लिपि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा लिपि: हिंदी देवनागरिकी, संस्कृत देवनागरिकी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, बंगाली बांग्ला, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। विशेष: 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। व्याकरण: क्या आप कोई नई भाषा सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है? नहीं न, आप किसी नई भाषा को सुनकर या पढ़कर तभी समझ सकते हैं जब उस भाषा को सीखेंगे, नहीं तो हमें सिर्फ आवाज़ें सुनाई देंगी या कुछ लिखा है यह पता चलेगा। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके शब्दों को जानना होगा, फिर उसके वाक्यों की रचना को भी जानना होगा। इन सब का ज्ञान हमें कौन कराएगा? जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, व्याकरण ही हमें इसका ज्ञान कराएगा। आइए जानें। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए, इन्हें पढ़िए और समझिए। बच्चे को खिलाओ छिलकर केला, आशीर्वाद दादाजी ने दिया। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अजीब लग रहे हैं क्योंकि उनमें अशुद्धियां, गलतियां हैं। अशुद्धियों को दूर करके इन्हें दोबारा लिखते हैं।
बच्चे को केला छिलकर खिलाओ। पहले हमने पढ़ा था बच्चे को खिलाओ छिलकर केला। अब हम इसका शुद्ध रूप पढ़ रहे हैं, बच्चे को केला छिलकर खिलाओ। आशीर्वाद दादाजी ने दिया, दादाजी ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ वाक्यों में सुधार करने से वाक्य का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है। भाषा के अपने कुछ नियम होते, उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने में होने वाली अशुद्धियाँ, गलतियों को ठीक किया जाता है। भाषा के इन नियमों की जानकारी व्याकरण से मिलती है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। सभ्यता के साथ भाषा की भी उत्पत्ति हुई। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित रूप होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत का राजभाषा बनी। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।